हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस वर्कशीट में हम अलंकार उनको जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने अलंकारों को समझने का प्रयास किया था। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के बारे में, हमने पढ़ा था श्लेष और यमक अलंकार के बारे में। आज हम अर्थालंकारों को समझेंगे। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार एक तरीके से आभूषण होते हैं। जैसे कि हम आभूषण ग्रहण करते हैं किसके लिए? ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। ऐसे ही कवि कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं ताकि काव्य और अधिक सुंदर बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कार्यपत्रक संख्या 45 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 16 अक्टूबर 2020। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके हैं कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन होता है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। पढ़ने में अच्छा लगता है या उसका अर्थ हम देखेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, यानी कि और ज़्यादा सौंदर्य पैदा हो जाता है जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार यानी कि शब्द के कारण उसमें चमत्कार पैदा होता है, सौंदर्य पैदा होता है। जैसे हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब 6 बार बार आ गया। तो ये शब्द के कारण यहाँ पर क्या पैदा हुआ? यहाँ पर अलंकार या सौंदर्य पैदा हुआ। ऐसे ही कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे कनक कनक शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, हालांकि दोनों बार इनका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर कनक कनक के कारण सौंदर्य पैदा हुआ है, तो ये भी शब्दालंकार है। ओके। दूसरा होता है अर्थालंकार, यानी कि जिसमें अर्थ के कारण जो शब्द है उसका अर्थ जो होगा उसके कारण सौंदर्य पैदा होता है। जैसे हम अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें तो वो अर्थालंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागी। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया, बढ़ा चढ़ा करके बात बताई गई है। तो यहाँ पे शब्दों का लेना देना नहीं है, यहाँ पर अर्थ से चमत्कार पैदा हुआ है, तो ये अर्थालंकार है। और तीसरे होते हैं उभय अलंकार, जिसके बारे में हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो शब्दालंकार का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम अर्थालंकार के भेदों को जानेंगे, उनको समझेंगे, और हम आगे जो आज की वर्कशीट है उसमें उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा मा। उप का अर्थ होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। यानी कि इसमें 2 वस्तुओं में समीपता से, अगर निकटता से गुण हो, उनकी तुलना अगर की जाए, 2 वस्तुओं की तुलना की जाएगी। अब 2 वस्तुओं की तुलना की जाए तो पहली कंडीशन क्या है? हमारे पास 2 वस्तुएं होनी चाहिए। जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है उनके गुण, आकृति या स्वभाव के आधार पर, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाती है। ओके, तो उसमें उपमा अलंकार होता है, उसमें 4 होते हैं। एक तो उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। ओके, चंद्र सा मुख, तो इसमें मुख क्या है? उपमेय है। और उपमान होता है जिसके साथ की जा रही है, चंद्र के साथ की जा रही है। ओके, एक वाचक शब्द होता है जैसे सा, से, सरिस, सम। ओके, ये शब्द होते हैं। और साधारण धर्म होता है, यानी कि किस आधार पे तुलना की जा रही है। इसमें जैसे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण, अब एक ये भी आता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार एक जैसे लगते हैं, क्योंकि रूपक में भी 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो पहचाने कैसे? तो एक पहचान तो ये होती है कि उपमा अलंकार जहाँ पर भी होगा वहाँ पर सा, से, सरिस, सम ये शब्द जरूर होंगे। तो जैसे ही आप इनको देखो तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और दूसरा ये कि यहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे सा आ गया, यहाँ पे सा आ गया, तो बड़ा आसान हो गया ना पहचानना कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर हृदय का सागर से, सागर सा गंभीर, हृदय को किससे तुलना की गई है? सागर से। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और पहाड़ से किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब जिस शब्द द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं।
जैसे ऊपर उदाहरण में हम देखें तो मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई। तो समान शब्द क्या है? वाचक है। सी, सम, सरिस, सदृश, से, ये शब्द वाचक शब्द होते हैं। यानी कि इन अगर पंक्तियों में आपको ऐसे शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पर उपमा अलंकार बेहद आसान तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जानते हैं कि उपमान और उपमेय क्या होता है। जैसे यहाँ पर है कि जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी क्षमता दूसरे पदार्थ से तुलना की जाती है, उसे बोलते हैं उपमाएं। चंद्र सा मुख। अब मुख क्या है? जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, तो मुख क्या है? ये उपमेय है। और उपमान यानी कि जिससे तुलना की गई है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है? ये उपमान है। ओके, ये हालांकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, हमें एग्जाम के लिए सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वो हम आसानी से उपमा को समझ सकते हैं। सा, से, सरिस, सम, ये शब्द अगर आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होती है। और जिस गुण के लिए तुलना की जाती है उसको हम साधारण धर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर किसकी तुलना की गई? यहाँ पर सुंदरता के लिए तुलना की गई, सुंदरता के लिए की गई, तो ये साधारण धर्म है। तो उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है सा, से, सी, सरिस, सम। ओके, तो ये हुआ हमारा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अब बात आती है रूपक अलंकार की, क्योंकि रूपक और उपमा अलंकार में ही आमतौर पे कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन तो हमारा दूर हो गया, क्योंकि हमें कुछ वाचक शब्द ढूंढने हैं। अगर वो हमें मिल गए तो इसका मतलब वहाँ पर उपमा अलंकार है। अब ये रूपक अलंकार कैसे अलग होता है उपमा अलंकार से? कि जब गुण की अत्यंत समानता हो, बहुत ज़्यादा समानता हो, तब अगर तुलना की जाए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर जो तुलना की गई है कि राम के नाम की, यानी कि ऊपर वाले के नाम की रतन के साथ तुलना की गई। यहाँ पर तुलना गुणों के कारण की गई है, उनके गुण मिल रहे हैं काफ़ी। जैसे कि ऊपर वाले का नाम है, ईश्वर का नाम है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी इस दुनिया में कीमती होता है रतन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप जलाए, तो ये भी इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया गया। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार बेहद आसान है इसको भी पहचानना। उत्प्रेक्षा अलंकार है उसका अर्थ होता है अनुमान लगाना, यानी कि जहां पर कुछ संदेह हो, ओके, थोड़ा सा संदेह हो, यानी कि पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए यहां पर जो पंक्ति होगी उसमें मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यों, त्यों, ऐसे शब्द होंगे। मान लो, ओके, मन हूँ, जन हूँ, तो ये शब्द मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं होता, पक्के तौर पर कि ऐसे लग रहा था, जैसे हमने जैसे लगाया, लग रहा था सीधा नहीं बोला, हमने कहा जैसे, क्योंकि हमें डाउट है कि पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ लग रहा था, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला यहाँ पर दिया गया कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब मानो शब्द आ गया, मानो कि मान लीजिए जैसे कि हवा के कारण सागर ऊपर उठता है, वैसे ही उनका तन कांपने लग गया था, तो मानो शब्द आ गया। तो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे संदेह है, निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया गया जो उदाहरण कि ले चल साथ में तुझको कनक, ले चल साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर सवरण, ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आसान है ना उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा को पहचान करना। और अगर वहाँ पर उपमा नहीं है तो वहाँ पर रूपक होगा। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना और एग्जाम में करना। अब बात आती है मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि यहाँ पर जो अचेतन यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती है? जो सांस नहीं लेती हैं, उन वस्तुओं की तुलना सजीव वस्तुओं के साथ की जाती है, उनको उस तरीके से दिखाया जाता है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि जो जड़ वस्तुएं हैं या प्रकृति है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी कि ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो मानव की तरह कर रही है। ठीक है, जैसे धरती ने ली अंगड़ाई। अब धरती है, निर्जीव वस्तु है, तो इसने अंगड़ाई ली। अंगड़ाई कौन लेते हैं? सजीव वस्तुएं लेते हैं ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। जैसे बीती विभा जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, यहाँ पे तारा घट ऊषा नगरी,
इस पंक्ति में अगर देखें तो प्रातः जो उषा काल है उसको मानवीय रूप में दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? स्त्री के तौर पर दिखाया गया कि वो अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट में क्या डुबो रही है? वो घड़ा डुबो रही है। तो यहाँ पर कैसे दिखाया गया? यहाँ पर उषा काल को, सुबह जो होती है उसको मानव की तरह दिखाया गया। तो ये मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल मुस्कुरा रहे थे, कलियां हंस रही थी, तो यहाँ पर भी मानव हंसते हैं ना, ऐसे सजीव वस्तुएं हंसती है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं, उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो सजीव हो। जैसे बेल थी, वो नव यौवन प्राप्त कर रही थी, अब बेल है वो युवा हो रही थी। तो यहाँ पर भी मानवीय क्रियाओं के साथ तुलना की गई है। जैसे यहाँ पे है, देख लो साकेत नगरी है यही, सवर्ण से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर ये आपका अतिशयोक्ति आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मानवीकरण का अलंकार का उदाहरण था। अब अतिशयोक्ति की बात करेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, उसे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, टू मच। ओके, वहाँ अतिशयोक्ति होता है। जैसे अभी हमने बात की थी शुरुआत में कि हनुमान की पूँछ में, हनुमत की पूँछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागी। अब यहाँ पर हनुमान की पूँछ में लग न पाई आगी, यानी कि आग लगी नहीं थी, उससे पहले ही लंका जल गई। ये तो टू मच हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कई बार ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो आज हमने 5 अलंकारों को पढ़ा। उपमा, सा, से, सरिस, सम, सी ऐसे शब्द आते हैं। रूपक 2 वस्तुओं की गुणों के आधार पर तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा जिसमें संदेह होता है, मानो, मनु, जनु, जानहो। ओके, इस प्रकार के शब्द होते हैं। मानवीकरण में निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह दिखाया जाता है और अतिशयोक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कोई बात रखी जाती है। अब हम अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं। आज हमें काफ़ी सारा अभ्यास मिला है इस वर्कशीट में। पहला है कि कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है। तो जैसे पहले पंक्ति है, मैं तो चंद्र खिलौनों लेन हो। मैं तो चंद्र खिलौने, यहाँ पे चांद के खिलौने से गुण के आधार पर तुलना की गई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि अगर ये तुलना की जाती और इसमें सा, से, सी होता तो उपमा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार है। ओके, आसान सी पहचान है। नाची अचानक ही हुटे बिनु पावस वन मोर, यहाँ पर विभावना अलंकार है, जो हमने आज की वर्कशीट में नहीं किया। मुख्य तौर पर यहाँ विभावना ही अलंकार होगा। ओके, तो यहाँ पर नाच उठे, अचानक ही मोर नाच उठे, बिना पावस वन मोर, बिना वर्षा ऋतु के। ओके, तो यहाँ पर कोई काम हो रहा है और कारण है ही नहीं, बिना कारण के कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है मुख्य तौर पर। उसके बाद है तीसरा, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरणों की कमल से तुलना की गई गुणों के आधार पर, तो रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़ी। जान पड़ता है, जनु, मनु, जानो, मानो, ये शब्द आते तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि यहाँ पे संदेह, जान पड़ता है, ऐसा लगता है, डाउट है थोड़ा सा। 5वां जो दिया गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जली गई, गए निशाचर भागे। तो यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा करके रखी गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद दूसरा जो हमारा दिया गया है आज का, सुमेलित कीजिए। प्रश्न दूसरा है, हमें मेल करना है इनको, मैच जैसे आप करते हो बाकी सब्जेक्ट में, इस टाइप से। तो यहाँ पे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, कैसे? निर्जीव वस्तुओं को सजीव से तुलना की गई है, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं की सजीव से तुलना है यहाँ पर। दूसरा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो शब्द आ गया, तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक से हम मैच करेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द है, सरिस, सम, सी, सा, से, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पीपर पात को मन से तुलना की गई है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर राणा ने तो सोचा ही था, और सोचने से पहले ही चेतक नदियों के पार, मतलब टू मच हो गए ना यहाँ पर भी,
बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात रखिए तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम तीसरे हमारे आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 5 अलंकार जो आज पढ़े उनका एक एक उदाहरण देना है। इसके अलावा भी आप उदाहरण दे सकते हो, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था। सा यहाँ पर उपमा अलंकार है, नील गगन की तुलना है शांत हृदय के साथ की गई है। वन शारती चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पर रूपक अलंकार है, चादर की तुलना है जो चांद की रोशनी है उससे की गई है। नेत्र मानो कमल है, मानो शब्द आया यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे, यहाँ पर संध्या को सुंदर परी दिखाया गया और वो धीरे धीरे उतर रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। उसके बाद चौथा जो टास्क है हमारा कि कोई ऐसी कविता बताइए या बनाइए, बनानी है हमें, बतानी नहीं है, जिसमें कम से कम 2 अलंकार हो। तो मैंने 2 पंक्तियां हैं वो बनाई है तुकबंदी करके। चंद्र सा खेल रहा है उपवन, धरती ले रही मानो अंगड़ाई, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई। तो यहाँ पर चंद्र सा खेल रहा है, खिल रहा है यहाँ पे आएगा। चंद्र सा खिल रहा है उपवन, यहाँ पे उपमा अलंकार है, चंद्र की तरह उपवन है वो सुंदर है। और धरती ले रही मानो अंगड़ाई, मानो शब्द प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये अलंकार आपके साथ रहने, तो क्यों न मुकाबला किया जाए, एक बार में इनका काम निपटा दिया जाए, अच्छे से हम इनको समझ लें। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छे से मेहनत करें, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।